बेटा, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। अपना चैप्टर 6 है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। यानी भू आकृतिक प्रक्रिया से पहले अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ा है, सेल और चट्टानों के बारे में पढ़ा था, खनिज क्या होते हैं वो भी देखा था। अब आती है भू आकृतिक प्रक्रिया। भू आकृतिक का अर्थ होता है कि अभी वर्तमान समय में अपने जो धरातल है उस धरातल की बनावट या उसके ऊपर जो आकृतियां बनी हुई है वो कैसे बनी, उन आकृतिक क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया को अपन इसमें शुरू से देखेंगे कि किस प्रकार से धरातल जो है वो असमान धरातल, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, कहीं नीचे गहरे गर्त भी है। ये आकृतियां जो है कैसे बनी है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी एक सवाल है। इसकी प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, क्रस्ट वाला जो भाग है, क्रस्ट में हमने तीन पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट को प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक आंतरिक संस्तर का अर्थ होता है परतें। अंदर की जो परतें होता है उनका विकास क्रम जो है, क्रमानुसार कैसे उनका विकास हुआ। अभी अपन ने इसमें समझा था कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है धरातल पर, तो उसमें क्या होता है, जब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये जो मैग्मा निकलता है, ये मैग्मा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है। तो इस तरल अवस्था में जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे निकलता है वैसे जमा नहीं होता है ये। इसमें भारी जो धातुएं होती है वो नीचे जमती है, हल्की धातुएं ऊपर जमती है, तो ये एक परतों के रूप में इसका जमाव होता है। लेकिन ये परतें कैसी होती है, कठोर होती है। भूपर्पटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ, ये कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार, भूपर्पटी को निर्मित करने वाली चट्टानें और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अभी इसने यही है कि इस चैप्टर के अंदर हम यही चीजें सीखेंगे कि जो हमारा जो धरातल है जिस पर अपन रहते हैं वहां पर खनिजों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो हम इस प्रश्न के साथ सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि धरातल जो है असमान असमतल क्यों है, यानी धरातल जो है उसकी बनावट सभी जगह एक जैसी क्यों नहीं है। कहीं उबड़ खाबड़ दिखाई देता है, कहीं समतल मैदान दिखाई देते हैं, कहीं पठार दिखाई देते हैं, कहीं पर्वत दिखाई देते हैं, तो ये असमान क्यों है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है। आज भी हम मानते हैं कि हमारी जो भूप्रपटी है, धरातल का जो ऊपरी भाग है वो गतिशील है, स्थिर नहीं है। गत्यात्मक अर्थ गतिशील है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का अर्थ साइडों में और ऊर्ध्वाधर ऊपर ऊंचाई में, ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होता है। यानी जो अपनी धरातल है, धरातल कई बार इधर खिसकता है तो कई बार ऊपर उठ जाता है। आज भी हम पढ़ते हैं तो उस दौरान बोलते हैं कि हमारे हिमालय का जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लगातार धीरे धीरे कुछ इंचेज में अभी भी क्या हो रही है, गतिशील है, बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर ये भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा क्या है, थोड़ी तीव्रतर संचालित होती है। भूतकाल का पहले निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भूतकालीन प्राचीन काल में जो वर्तमान की गति है उसकी अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती है। अभी गति धीरे धीमी हो गई, पहले बहुत तीव्र गति के साथ इसमें परिवर्तन हुआ। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बल, अब आंतरिक बल जो है, बलों में पाए जाने वाला जो अंतर है उसी अंतर की पृथ्वी के बाह्य संस्तर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब देखते हैं अपन ये जो धरातल है, इस धरातल में कहीं अपने को पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं अपने को गर्त दिखाई देते हैं, कहीं पठार दिखाई देते हैं, कहीं ये मैदान है। तो ये जो अंतर है ये किसके कारण है, आंतरिक शक्तियों के कारण, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। अब किसी क्षेत्र में आंतरिक बल लगा, जैसे यहाँ पर जो चट्टानें होती है, इन चट्टानों में क्या हुआ, वलन पड़े, और वलन पड़ने से चट्टान ऊपर उठी, फिर यहाँ पर सीधे कोई नीचे धस गई, तो इनमें टूट फूट हुई। जैसे टूट फूट हुई तो ये क्या हुआ, यहाँ पर गैप मिला, और गैप मिलने से ये इधर खिसक गई और ये वाली जो चट्टान थी ये इधर खिसक गई। तो इनमें संपीड़न, एक तो होता है संपीड़न की क्रिया प्रारंभ हुई, एक होता है तनाव। तनाव का अर्थ होता है ये चट्टान है तो चट्टान का इस दोनों तरफ दौड़ना। संपीड़न का अर्थ होता है एक ही तरफ, तो इससे क्या होंगे, वलन पड़ेगी। और वलन किसको बोलते हैं, चट्टानों में मोड़ पड़ना। तो ये क्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है, कुछ भाग ऊपर उठता है तो कुछ नीचे धस जाता है। तो इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण अपना धरातल है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि जो आंतरिक भाग है पृथ्वी के बाह्य स्तर पर परिवर्तन के लिए आंतरिक भाग की आंतरिक शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार होती है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। इसने कहा कि मुख्य रूप से जो धरातल है वो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा द्वारा प्रेरित
बाह्य बलों से क्या होता रहता है, अनवरत प्रभावित होता रहता है, लगातार प्रभावित होता है। बाह्य धरातल के ऊपर जितनी भी प्रक्रियाएं जैसे अपन देखते हैं ताप दाब, ये प्रक्रियाओं के कारण हमारा जो धरातल है वो प्रभावित रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है। अब आंतरिक बल सक्रिय होता है तभी तो धरातल में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाह्य बल इतना प्रभावित नहीं करता जितना आंतरिक बल करता है। बाह्य बल तो उपस्थित जो धरातल पर उपलब्ध जो स्थलाकृतियां होती है उनको ही प्रभावित करता है, लेकिन आंतरिक बल क्या करता है, धरातल के आंतरिक भाग में जब हलचल होती है, वलन पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर, उसका तात्पर्य है कि धरातल जो है पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों और पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है। तो अपन बात कर रहे हैं ये धरातल, इस धरातल पर ये तो हो गए बाह्य बल जो धरातल के ऊपर लगते हैं, ये हो गए आंतरिक बल। कि आंतरिक बाह्य बल और आंतरिक बल जो है इन दोनों, अभी आंतरिक बलों में अपन देख रहे थे कि चट्टानों में टूट फूट होती है, विवर्तन की घटनाएं घटित होती है। यहाँ पर जैसे वायु से प्रभावित धूल के कण, तूफान, अनेक प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है इनसे भी प्रभावित होता है। ये भी क्या करते हैं, बाह्य आकृतियों को प्रभावित करते हैं। अब ये जो धरातल है इसके तो दोनों साइड से, नीचे से आंतरिक शक्तियां और बाहर से बाह्य शक्तियां, तो इसको प्रभावित करती है, इसको परिवर्तित कर देती है। इसमें कई प्रकार की गतिशीलता उत्पन्न करने के कारण क्या होती है, इसकी आकृतियां परिवर्तित होती रहती है। अनवरत यानी लगातार प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। सर्वदा का मतलब हमेशा ही परिवर्तनशील है, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस, परिवर्तन चलता ही रहता है। बाह्य बलों को बहिर्जनित और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। बाह्य बलों को क्या, बाह्य बल की जगह कई बार लिखा मिल जाता है बहिर्जनित, और आंतरिक बलों के लिए अंतर्जनित शब्द काम में लेते हैं। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है। अभी बहिर्जित यानी बाहरी जो बल लगते हैं उसकी क्रियाओं से कौन से क्या परिणाम निकलते हैं, उससे ये परिणाम निकलता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण। ये धरातल है और इस धरातल पर एक उभरी हुई भू आकृति है, धीरे धीरे क्या होगा, इसका कटाव होगा, कटाव होते होते ये छोटी हो जाती है, इसका आकार कम हो जाता है, या लगभग धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती है। यहाँ से जो कण टूटकर निकले उस कहीं दूसरे स्थान पर जाकर उनका क्या होता है, निक्षेपण होता है। दूसरे स्थान पर निक्षेपण होगा तो वहां पर क्या होगा, धरातल क्षेत्र है तो उस पर जमा होगा तो ये कुछ ऊपर उठ जाएगा। ये एक स्थान पर तो क्या होगा, विघर्षण यानी इसका कटाव होगा, और दूसरे स्थान पर उसका जमाव होगा। तो एक स्थान पर जब कटाव होगा तो वो जो कण होंगे वो कण कहीं ना कहीं तो जाकर गिरेंगे, और जहां गिरते हैं वहां पर क्या होता है, उसका निक्षेपण होता है। ये प्रक्रिया किसके कारण, बाह्य शक्तियों के कारण। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई यानी ऊपर उठी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव। वही चीज आ गई, यहाँ से उभरी हुई आकृति जो है, यहाँ से उभरी हुई आकृति और यहाँ पे कोई गर्त है, यहाँ से इसका कटा हुआ और ये जाके भर गया इसमें, हवा के भाव के साथ इसमें क्या कि जो कण थे वो कण आकर यहाँ जमा हो गए, इसको तो समतल कर दिया और इसको काट दिया। तो एक जगह क्या होता है, निक्षेपण होता है, ये निक्षेपण हो गया और ये क्या हो गया, कटाव हो गया। तो ये दो प्रक्रियाएं एक साथ होती है। बेसिन, बेसिन का अर्थ होता है मैदान। निम्न यानी जो गहरे गर्त होते हैं, गर्तों का भराव हो जाता है। अधिवृद्धि तल्लोचन, अधिवृद्धि का उसमें धीरे धीरे जो क्या होती है, वृद्धि होती रहती है उसमें। धरातल झुका हुआ जो पार्ट है, उस झुके हुए पार्ट में क्या होता है, धीरे धीरे वो ऊपर आ जाता है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर में कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अब ये जो एक चीज है, ये दो ऐसी चीजें थी, जैसे ये धरातल है, यहाँ पे क्या था, एक पर्वत था और यहाँ पे गहरी गर्त था, ये असंतुलित थे, तो इसको यहाँ से कटा हुआ और ये जाकर यहाँ से इसमें भर जाता है, इसकी भी हाइट क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी हाइट यहाँ पर ऐसे बढ़ गई, तो ये संतुलित हुआ नहीं हुआ, यानी दोनों क्षेत्र जो होते हैं वो संतुलित हो गए। ये संतुलित करने के लिए इस प्रकार का यहाँ से कटाव और यहाँ पर उसका निक्षेपण, कटाव और यहाँ पर जमाव होने से क्या हुआ, ये क्षेत्र ऊपर आ गया और ये क्षेत्र नीचे चला गया, तो दोनों में क्या हो गया, संतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसी तल संतुलन कहते हैं। ये जो संतुलित भाग है इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तल संतुलन। ये देखो, अपर्दन के माध्यम से यानी कटाव होने के माध्यम से उच्चावच, उच्चावच तो जो ऊपरी भाग था वो तो कटा, उच्चावच के मध्य और अंतर
कम होने को तल संतुलन, इसके और इसके मध्य जो हाइट थी, हाइट और गहराई का जो फर्क था वो फर्क कम हो गया, कम होने को हम क्या बोलते हैं, तल संतुलन कहते हैं। ये तो किसके कारण होता है, बाह्य शक्ति के कारण, ग्रेडेशन बोलते हैं इसको। अंतर्जनित शक्ति जो होती है यानी आंतरिक शक्ति जो है निरंतर धरातल के भागों को क्या करती है, अब आंतरिक शक्ति जो है वो हमेशा धरातल के भागों को ऊपर उठाने का काम करती है या उसका निर्माण करती है, तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को क्या कर देती है, समय यानी बराबर करने में असफल रहती है। वो लगातार किसी क्षेत्र को ऊपर उठाएगी तो वो वहां पर क्या होगी, भिन्नता को बराबर करने का काम नहीं करती बल्कि वो भिन्नता को बढ़ाने का काम करती है। तो इसमें अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक आंतरिक बल काम करता है। तो इस प्रक्रिया में उच्चावच में भिन्नता को सम यानी बराबर करने में क्या रहती है, ये असफल रहती है। इसी कारण से भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य नहीं चलते। ये अंतर्जनित इसको हाइट को बढ़ा रहा है और बहिर्जनित क्या कर रहा है, उस हाइट को संतुलित कर रहा है। तो ये दोनों के मध्य विरोधात्मक कार्य यानी एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र या कोई उबड़ खाबड़ क्षेत्र बनाता है तो बाह्य शक्ति क्या करती है, उस उबड़ खाबड़ को समतल एक तल में, समूह के एक तल में लाने का प्रयास करती है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जब आपस में चलती है तो इसी प्रक्रिया के कारण क्या होती है, बहिर्जनित अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल, अब इसको याद रखना है, दोनों को अंडर या तो नोट कर लो कि अंतर्जनित जो बल है भू आकृतियों का निर्माण करते हैं, भू आकृतियों का निर्माण करते हैं, जबकि बहिर्जनित बल आकृतियों के मध्य के अंतर को कम कर संतुलन स्थापित करते हैं। संतुलन स्थापित करते हैं। तो ये अंतर्जनित और बहिर्जनित बल दोनों के बारे में आप इसको नोट कर लो, इस लाइन को, कि अंतर्जनित बल क्या करता है, भू आकृतियों का निर्माण करता है, जबकि बहिर्जनित बल जो है वो आकृतियां जो होती है, भू आकृतियां है, आकृतियों की जगह लिखो यहाँ पे भू आकृतियां के मध्य के अंतर को कम कर संतुलन स्थापित करने का काम करता है। ये लाइन नोट कर लो। तो अंतर्जनित और बहिर्जनित बल जो है, दोनों शक्तियां जो है वो अपनी समझ में आ गई, बेटा नोट कर लिया। हाँ तो ये अंतर्जनित बल क्या करता है, धरातल के आंतरिक भाग से लगने वाला जो बल है वो आकृतियों का निर्माण करता है, और बहिर्जनित बल उसी के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां होती है उनको क्या करता है, घर्षण के द्वारा, काट यानी कटाव के द्वारा, अपर्दन के द्वारा क्या करता है, संतुलित करने का कार्य करता है। अब इसको देखो आगे, सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल है, तथा बहिर्जनित प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विकर्षण बल है। भूमि विकर्षण का जो ऊपरी जो भाग होते हैं उनको समतल कर बनाने वाले बल है। भूतल संवेदनशील है, आपने अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर कर, इसने कहा मानव अपने निर्वाह यानी जीवन निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है, इसके ऊपर, भूतल पर, धरातल पर हम पूर्ण रूप से इसके ऊपर निर्भर होते हैं। इसका व्यापक और सघन उपयोग करता है, धरातल का हम उपयोग करते ही है, चाहे खाद्यान्न के रूप में देखो या आवास के रूप में देखो, हर प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने धरातल का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुसार अनुवाह में योगदान होता है। इसने कहा है कि लगभग सभी जीव जो धरातल पर रहते हैं उन सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह यानी संचालन में योगदान होता है। इन सभी जीवों से मिलकर ही तो जीवन चक्र चलता है। तो इस सभी जीवों का क्या होता है, धरातल के पर्यावरण को संचालित होने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। मनुष्य ने क्या किया, संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। कौन से संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों में पेड़ों को, वृक्षों को, खनिजों का प्रयोग करते हुए अनेक प्रकार की सामग्रियां बनाई, अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया। हमें इसका उपयोग करना चाहिए, किंतु कितना उपयोग करना चाहिए, जितनी अपने को आवश्यकता हो। यानी ये नहीं कि हमने एक बार दोहन शुरू कर दिया किसी चीज का, किसी खनिज का, तो दोहन शुरू करने के बाद हम रुकते ही नहीं है, हिसाब डबल इनकम हो रही है, तो ऐसा नहीं, केवल हमें उतना ही दोहन करना है संसाधनों का जितनी अपने को आवश्यकता हो।
क्योंकि भविष्य में भी इन संसाधनों की आवश्यकता होगी। यदि सारे संसाधनों को अपन ही समाप्त कर देंगे तो आने वाले भविष्य में उनके लिए विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दोहन किया हमें उसका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभावनाओं को बचाए रखना भी जरूरी है। आने वाले भविष्य के लिए भी इन संसाधनों की उपलब्धता बनी रहना जरूरी है। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है। इसने कहा कि हमारे जो धरातल है उसके अधिकांश भाग तो ऐसा है जिसको बहुत लंबी अवधि के बाद में सैकड़ों हजारों वर्षों में ये आकार देखने को मिला है। आकार मतलब ये खनिज मिले हैं, तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग, कुप्रयोग के कारण, अभी इसका उपयोग का अर्थ होता है हम उसको काम में ले रहे हैं, दुरुपयोग का अर्थ होता है दुरुपयोग, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं, और कुप्रयोग यानी भविष्य को ध्यान में नहीं रख रहे, वर्तमान के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, के कारण इनकी संभाव्यता संभाव्यता रहते भविष्य में इनकी संभावनाएं कितनी है, इनकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। आज धीरे लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे अपन दोहन करते जा रहे हैं तो धीरे तीव्र गति से इनका ह्रास होता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही है, तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे ये निर्मित है को समझ लिया जाए, तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने और भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। यानी सबसे पहले तो इन चीजों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। हम कब उनका प्रयोग, कब उनका कम से कम मात्रा में प्रयोग करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये कितने समय तक अपने पास उपलब्ध रहेंगे। तो इन खनिजों के बारे में अपने को पता लग गया कि एक बार ये खनिज समाप्त हो गया तो दूसरी बार इसका निर्माण कई करोड़ों वर्ष बाद में होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम आवश्यकता अनुसार ही उनका खनन करेंगे। तो ये तो बेसिक डिटेल है अपनी भू आकृतिक प्रक्रियाओं की। अब अब यहाँ से शुरू देखते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से अपना कार्य करती है। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। अब भू आकृतिक प्रक्रिया क्या होती है, भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, वही भू आकृतिक प्रक्रिया। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर। भू आकृतिक प्रक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि भू आकृतिक प्रक्रिया की परिभाषा लिखने के लिए लिखने आप लिख लो एक बार। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा या भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो परिवर्तन देखने को मिलता है उस परिवर्तन को ही भू आकृतिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। पटल विरूपण एक शब्द आता है भू आकृतिक प्रक्रिया। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि पटल विरूपण और ज्वालामुखी अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है, जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। इससे पिछले वाले चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने देखा पटल विरूपण ज्वालामुखी अपन ने पढ़ा था। ये तो ज्वालामुखी से ही तो क्या होता है, अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। पटल विरूपण धरातल पर जो अलग अलग आकृति अपने को दिखाई देती है। अपक्षय कटाव, वरद शरण बहुत बड़ा कटाव, अपर्दन और निक्षेपण, ये सारी प्रक्रिया जो इससे जुड़ी हुई है, ये सब सारी प्रक्रिया कौन सी है, बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। अब देखो ध्यान से, अपक्षय, वरद शरण, अपर्दन और निक्षेपण, ये कौन सी है, बहिर्जनित, धरातल के ऊपरी भाग पर घटित होने वाली प्रक्रिया है। जबकि आंतरिक भाग में घटित होने वाली क्रिया कौन सी है, ज्वालामुखी, पटल विरूपण, ये आंतरिक भाग वाली आ गई। वो आकृतिक प्रक्रिया इसका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया, नहीं विस्तार से इसमें बताया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व, अब बहिर्जनित तत्व कौन कौन से हैं देख लेना, जल, हिम और वायु, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो बाहर से प्रभावित करते हैं। जल, हिम और वायु जो धरातल के पदार्थों का क्या करते हैं, अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है। जल अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को, कंकड़ पत्थरों को बहाकर ले जाता है। ये जल तो जिस क्षेत्र में ले जाकर छोड़ता है वहां पर क्या होगा, जमा होगा, और जहां से कटाव करके ले जाता है वहां पर क्या होगा, अपर्दन। तो जल अपर्दन और निक्षेपण करने में सक्षम है। हिम एक स्थान से टूटता है, दूसरे स्थान पर पिघल करके दूसरे स्थान पर जल के रूप में पहुंच जाता है। ये भी एक स्थान की आकृति को कम करके दूसरे स्थान की आकृति को निर्मित कर देता है, वहां पर आकार को बढ़ा देता है। और वायु भी इस चीज के, तो तीनों हिम, जल और वायु तीनों ही क्या है, अपर्दन और निक्षेपण, दो शब्द आते हैं, अपर्दन
और निक्षेपण। अपर्दन का अर्थ होता है कटाव और निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव। तो कटाव और जमाव की प्रक्रिया जो होती है उन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये परिवहन, परिवहन का अर्थ होता है लाना ले जाना, तो परिवहन करने में सक्षम है। भू आकृतिक कारक, इनको ही भू आकृतिक कारक भी कहते हैं अपन। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, ढाल प्रवणता यानी तीव्र ये जब कटाव कब ज्यादा करते हैं, जब ज्यादा ढलान पर रहते हैं। समतल मैदानी क्षेत्रों में इतना कटाव नहीं करते, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत ज्यादा कटाव इनके द्वारा होता है। तो ढाल प्रवणता यानी जितनी ढाल होगी उसी के कारण उतनी गतिशील होंगे। तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में क्या कर देते हैं, उसको जमा कर देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक, विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए, यानी अपन इन दोनों चीजों को अगर एक साथ देखें तो वो थोड़ा अलग दिखेगा, इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, एक ही रूप है इनका। अंतर्जनित और बहिर्जनित जो क्रियाएं होती है उनसे धरातल ही तो प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। धरातल की स्थलाकृतियां एक निर्मित करता है तो दूसरा उसको हटाने का काम करता है, समतल बनाने का काम करता है। एक प्रक्रिया एक बल होता है, एक ही प्रक्रिया है और एक ही बल इनके मध्य कार्य करता है, जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। अनुप्रयुक्त का अर्थ होता है जब अपने धरातल का असंतुलित भाग असंतुलित हो जाता है तो उस भाग को संतुलित करने के लिए ये क्रिया ऑटोमेटिक काम करना प्रारंभ कर देती है। एक कारक एक गतिशील माध्यम, जैसे प्रवाहित जल, बहता हुआ जल, हिमानी, बर्फ, हवा, लहरें, धाराएं, ये सारी चीजें जो धरातल के पदार्थों को क्या करती है, हटाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित कर लेता है, ले जाता है। निक्षेपित करता है, निक्षेपित कर किसी स्थान पर जमा कर देता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, प्रवाह का चलता हुआ जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक की श्रेणी में मानते हैं। ये सारी चीजें किस में आती है, भू आकृतिक कारक ही माने जाते हैं सभी को। एक क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर क्या है? भू आकृतिक कारक और भू आकृतिक प्रक्रिया, कारकों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को अपन क्या बोलेंगे, भू आकृतिक प्रक्रिया बोलेंगे। कारक तो क्या हो गए, जब अपन ने बताया जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, हिमानी हो गया, हवा हो गया, लहर, धारा। अब इनसे जो परिवर्तन, प्रक्रिया से जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को भी भू आकृतिक प्रक्रिया अपन कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों और ज्वारभाटा जनित धाराओं को क्या कर देता है, क्रियाशील बना देता है, उनकी उत्पत्ति भी कर देता है। अपन कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, क्या हुआ इसको, बस शुरू हो गए 2 मिनट में, नहीं तो अभी क्या कर रहे थे? अरे रिमूव होते शुरू हो गए क्या? हाँ तो जाते आप शुरू हो गए। कहीं नहीं, कहीं यही है सर, तो कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान दो, बुक में ध्यान दो, बाद में करना ये बातें। तो अपने इसमें देख रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जो चुंबकीय जो पदार्थ होता है वो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे तो धरातल जो है, अपनी पृथ्वी जो है, वो भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, हर चीज को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उसी बल के ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को क्या करते हैं, सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों और ज्वारभाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बना देता है। जो समुद्र में आने वाली जो लहरें होती है, ज्वारभाटा अपन किसको बोलते हैं, लहर के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा बोलते हैं। तो ये लहरों का जो आकृति होती है ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कभी छोटी है तो कभी बड़ी होती है। निसंदेह निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अब एक चीज बताओ, अगर ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे इस पर्वतीय क्षेत्र से यहाँ से
ये ढाल नहीं होगा तो यहाँ से निकलने वाले जो कंकड़ पत्थर होंगे उनमें गति होगी क्या? वो गति भी नहीं होगी। अगर वो मैदानी क्षेत्र में यहाँ तक आते हैं तो यहाँ से क्या होगा, उनमें तीव्र गति होती है तो वो दूरी तक चलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर कोई कंकड़ पत्थर होंगे तो उसकी गति क्या होगी, बहुत धीमी होगी। तो गति में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा है गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के अभाव में, यदि गुरुत्वाकर्षण और ढाल नहीं होगा तो उस अभाव में गति भी नहीं मिलेगी उसको। किसी भी तत्व को गति प्रदान करना क्या किसका कार्य होता है? ढाल प्रवणता का। ढाल जो होती है वही क्या करती है, उसको गति प्रदान करती है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा यहाँ से। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम हवा में उड़ रहे होते, क्योंकि सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी अपनी ओर लेकिन किसी में जिसके नजदीक है वो अपने को अपन पृथ्वी के ऊपर ही चलते हैं। पृथ्वी से कई बार ऊपर जाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं जा पाते। इसके कारण पृथ्वी अपनी ओर हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं, धरातल से जुड़े हुए रहते हैं। ये वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, या उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर, ये सारी चीजें जो है किसको दर्शाती है? ये गुरुत्वाकर्षण को दर्शाती है। और उसी के कारण क्या होता है, एक निश्चित दायरे में हम बने रहते हैं। ये एक निश्चित दायरा होता है, उस दायरे में हम बने रहते हैं। तो इसमें अपने को दो चीजें समझनी है, भूआकृतिक प्रक्रियाएं और भूआकृतिक प्रक्रियाओं से पहले अपन ने जो इसका परिचय पढ़ा है, इस परिचय को और इस दोनों चीजों को कंप्लीट पढ़ के आना। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो पूछ लेना, और अभी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ बेटा। बोलो। बनाए नहीं रफ कॉपी में, आप दिखाओगे ना उसके बाद भेजूंगा बेटा मैं तो। आप पहले रफ कॉपी में पर डे के नोट्स दिखाओगे, उसके बाद में भेजूंगा। आप क्या लिखोगे फिर? दिखाओ एक बार आज के अभी जो जितना पढ़ाया है ना उसके नोट्स है ना रफ कॉपी में, वो दिखाना पहले। पर डे आपको रफ कॉपी में करना है, फेयर में मैं नोट्स भेजूंगा, उनको उतारना है केवल। रफ कॉपी में पर डे आपको ही करना है बेटा, ना। हाँ प्रीति, दोनों प्रीतियां हैं। कर रहे हो पढ़ाई बेटा? कल आपको जितना काम को होमवर्क कर रखा है वो होमवर्क साथ में लेके बैठना कल। विदलन या विचलन? केवल अलग वर्ड है या इसी में कहाँ दिया हुआ है मेरे को बताओ पहले, उसके साथ क्यों अलग से, तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। खनिज और सेल, बता कहाँ है? क्यों अपने जो विचलन वैसे पढ़ते हैं ना, वो विचलन तो अपनी मैथ वाला विचलन हो जाता है। बता कहाँ पे है? ये विदलन, ये दे रखा है सेकंड वाला, भौतिक विशेषताओं में। सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, वही चीज है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट जाते हैं। कोई भी आकृति होती है, वो आकृति किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में, जब अपन देखते हैं विदलन की जो बात कर रहे हैं तो अपने ज्योग्राफी में विदलन जो वर्ड दिया है, इसमें क्या होता है, एक चट्टान होती है। अब इस चट्टान पे क्या होता है, इसका कोई निश्चित स्तर नहीं है कि ये यहाँ से टूटेगी, ये कहीं से भी कोण बनाकर टूटती है। और जहाँ से, अब आप एक चीज बताओ खुद, एक अपन सोच के देखें कि इसको कहीं से भी मान लो ऐसे टूट गई, तो कोण तो हर जगह बनेगा ना। या यहाँ से नहीं टूटे, यहाँ से टूटे तब भी कोण तो यहाँ पे भी बनेगा। तो हर जगह किसी न किसी कोण के रूप में ये इसका टूटना जो होता है, उस टूटने की प्रक्रिया को अपन विदलन कहा जाता है इसमें। इसको देख ध्यान से, भी जो बात कर रहे थे ना, इस वर्ड को ध्यान से समझ। ये देख, सापेक्ष समानांतर रूप से समतल सतह बनाने के लिए, अब कोई भी उबड़ खाबड़ जगह होती है, कुछ भी होता है,
तो उसी के कारण चट्टान कब टूटती है? जब चट्टान पे एक साइड में दबाव ज्यादा होगा और एक साइड में कम होगा। अगर दोनों जगह पे समान सतह पर टिकी होगी तब तो टूटेगी नहीं। तो सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। अब एक चीज है, समतल सतह जिस साइड में क्या होगा, झुकाव ज्यादा होगा, उसी साइड में टूट कर वो जाएगी। ये तो यही नहीं कि जहां पर झुकाव नहीं हो, कोई भी वस्तु को हम गिराते हैं तो गिराएंगे तो उस मान लो किसी वस्तु को अपन ढलान पे रखते हैं तो जिस साइड में ढलान होगा उसी रूप में उसी अनुरूप वो वस्तु जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, उसको अपन विदलन की श्रेणी में मान दीजिए, या फिर दूसरी तरह से समझते हैं कि अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम है। जो अणु है यानी अणुओं की आंतरिक व्यवस्था, जो अपना जो तत्व है, कोई भी तत्व अपन जो देखते हैं जैसे चट्टान है, उस चट्टान के टूटने की प्रक्रिया, अब टूट कर वो किस ओर जा रही है, तो जिस ओर जाएगी क्योंकि उसकी निश्चित दिशा होती है, उस निश्चित दिशा में वो क्या करती है, प्रवाह करती है। तो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोण, कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। एक एक स्थान पर एक निश्चित दिशा में टूट सकते हैं और एक से ज्यादा दिशाओं में भी उस चट्टान का विघटन हो सकता है। चट्टान का विघटन जो है वो अनेक दिशाओं में होना विदलन कहलाता है। अनेक दिशाओं का मतलब अलग अलग भागों में उसका टूटना। और कोई? और बेटा किसी के, मोहित, अमृता, कौन सा? कहाँ पे है ये? पारदर्शिता। पारदर्शिता अपन देखते हैं ना, जब अपन किसी वस्तु को देखते हैं तो जो आर पार वाली जो नजर आने वाली जो वस्तु होती है, प्रकाश की किरणें अपन देखते हैं तो एक तो वो वस्तु होती है जो क्या होती है, उसे टकराकर वापस लौट जाती है, और एक होती है कि उससे पार हो जाती है। प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती है। किसी चीज के सामने आप प्रकाश की किरणों के सामने किसी वस्तु को रखते हो और वो किरणें आर पार हो जाती है तो वो पारदर्शिता होती है, यानी अपने को आर पार दिखाई दे रहा है। वस्तु सीधी देखी जा सकती है। सीधी का मतलब जब आप किसी चीज को परछाई के रूप में एक चीज के विपरीत साइड में देखते हैं तो कई बार क्या होता है, वो अपने को इस साइड में, अपोजिट साइड में भी सीधी दिखाई देती है। पारदर्शी यानी वस्तु के दूसरे भाग में भी अपने को दिखाई देना। पारभासी, प्रकाश किरणें आर पार होती है लेकिन उसके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। और अपारदर्शी क्या होगी, किसी वस्तु के सामने टकरा करके वहीं पर रुक जाना, उससे आगे नहीं बढ़ना। तो अपारदर्शी वस्तु हो जाती है कि इसके बाहर, इसके पार कोई भी किरणें नहीं जाती है, यानी किरणों को इसने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, वहीं से वापस लौटा दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, पारदर्शी। इसमें देखो, अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होगी अपारदर्शी में। अपारदर्शी कोई भी वस्तु होगी उससे जो किरणें होगी, आप किसी वस्तु के ऊपर क्या करो, बैटरी से टॉर्च लो हाथ में और टॉर्च से प्रकाश डालो उसके ऊपर। यदि आपको दूसरी साइड में उसका प्रकाश नजर आ रहा है तो इसका मतलब पारदर्शी है, और दूसरी साइड में प्रकाश नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब अपारदर्शी है। ठीक है। अब कल इस चैप्टर में जितना भी पढ़ाया है ना, उसके कोशिश करना सबको में नोट्स बनाना और इसको दोबारा पढ़ के आना एक बार। फिर कल अपने जो है अंतर्जनित प्रक्रियाओं को अलग पढ़ेंगे, पटल विरूपण, सबको अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे इनकी। आप अपना रफ कॉपी वाला तो करते रहो, वो मेरे को भी तो टाइम मिले तब लिखूं। थर्ड चैप्टर का भी थोड़ा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था तो वो रह ही रहा है बेटा। ठीक है, भेजता हूँ।